स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे फिलोसफी का पास पेपर 2020। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन फिलोसफी, व्हाट इज इट्स रिलेशनशिप विद रिलीजन। फिलोसफी का इंट्रोडक्शन हमने काफ़ी दफ़ा देखा है, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है फिलोसफी का इंट्रोडक्शन ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हमें पता है ग्रीक का वर्ड है फिलोसोफिया, जिसका मतलब है लव ऑफ विजडम। उसको ऐसे क्वेश्चन को इसके जो ये डिसिप्लिन है ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड है जो एब्स्ट्रैक्ट्स होती हैं, जैसे एग्जिस्टेंस है, नॉलेज, वैल्यूज़, रीज़न, माइंड, लैंग्वेज, etc। ठीक है, इसकी कुछ ब्रांचेज हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, लॉजिक, एस्थेटिक्स। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जो हम नहीं करेंगे। हमें अभी जो अपने क्वेश्चन का ये हिस्सा है ना मेन, उसके ऊपर फोकस करना है, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों के दरमियान। देखो, जब भी आप किसी चीज़ को रिलेशनशिप स्टडी करते हो ना, तो उसमें एक कनेक्शन भी होता है और कुछ उसके अंदर डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं। सबसे पहले फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ रिलीजन। मैनी रिलीजन ट्रेडिशंस इनकॉर्पोरेट फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स इनटू देयर टीचिंग्स। फॉर इंस्टेंस द वर्क्स ऑफ एंशिएंट फिलोसफर्स सच एज प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन्फ्लुएंस्ड अर्ली क्रिश्चियंस, इस्लामिक एंड ज्यूइश थॉट्स। वो कहते हैं कि बहुत सी रिलीजियस जो ट्रेडिशंस हैं वो फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करती हैं। फॉर एग्जांपल, वो एक एग्जांपल ऐसे देते हैं कि प्लेटो और एरिस्टोटल के जो अर्ली वर्क्स हैं उसने स्पेशली क्रिश्चियन, ज्यूइश, कुछ इस्लामिक टीचिंग्स को भी उसने जो है वो इन्फ्लुएंस किया है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स जस्ट लाइक मोरालिटी, एग्जिस्टेंस, नेचर ऑफ गॉड, etc, ये जो है ये थियोलॉजिकल रिलीजियस थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है थियोलॉजिकल फिलॉसफी। philosophers such as Augustine, Aquinas and Al-Ghazali sought to reconcile philosophical inquiry with religion beliefs। उन्होंने philosophical inquiry और religious beliefs को merge करने की, इकट्ठा करने की, उनके दरमियान एक ब्रिज बनाने की कोशिश की। They worked demonstrated how philosophical reasoning and sport and enrich religious understanding। वो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि कैसे philosophical reasoning जो है वो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बेहतर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है एथिकल इम्प्लीकेशंस। फिलॉसफी और रिलीजन जो दोनों जो हैं ये क्वेश्चंस ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स पे जो है ना दोनों काम करती हैं। जो फिलोसफिकल एथिक्स है और सच एज कैंटेनियन एथिक्स, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है मॉरल रीजनिंग के लिए, जबकि जो रिलीजियस एथिक्स है वो क्या करती है कि वो सैक्रेड टेक्स्ट एंड ट्रेडिशन से रिच मॉरल प्रैक्टिसेस को यानी ड्राइव करती है। ठीक है, तो दोनों जो है उनके काम करने का तरीका अलग है, लेकिन जो फोकस है वो दोनों का एक ही है, एथिकल इम्प्लीकेशंस के हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस। थ्रू आउट हिस्ट्री जो जिन दो सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है ना, वो फिलोसफी एंड रिलीजियस ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द राइज ऑफ साइंटिफिक रैशनलिज्म ड्यूरिंग द एनलाइटमेंट चैलेंज्ड ट्रेडिशनल रिलीजियस व्यूज अबाउट द यूनिवर्स। फिलोसफर्स सच एज डेविड ह्यूम एंड फ्रेंच नीशे क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ रिलीजियस बिलीव्स लीडिंग टू डिबेट। यानी कि हमेशा जो है ख़ासतौर पे एनलाइटमेंट पीरियड के अंदर जो ट्रेडिशनल रिलीजियस थॉट्स थी उनको साइकोलॉजी ने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हद तक चैलेंज किया है। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चंस, बोथ डिसिप्लिन दोनों ही। अब ये देखिए, एग्जिस्टेंशियल स्पिरिचुअल क्वेश्चन दोनों के पास है, दोनों के जो है ना रिलीजियस के पास भी है और फिलॉसफी के पास भी है, ये क्वेश्चन दोनों करते हैं। ये जो है फिलॉसफी ये थी इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रीज़न एनालिसिस पे चलती है, जबकि रिलीजियस जो है वो इसका आंसर देने के लिए फेथ, ट्रेडिशंस एंड डिवाइन रेलिवेशन पे चलता है। ठीक है, अगर हम कंटेम्प्रेरी डायलॉग की बात करें तो मॉडर्न टाइम में एक ट्रेंड जो है ना वो इंटरफेयर डायलॉग और फिलोसफिकल इंक्वायरी का रिलीजियस एक्सपीरियंस के अंदर जो है ना वो हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, सच एज एक फिलोसफर है जॉन हिक हैव आर्ग्यूड फॉर द वैलिडिटी ऑफ मल्टीपल रिलीजियस एक्सपीरियंस प्रमोटिंग एन इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो कहते हैं उन्होंने बहुत सी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उनको क्वेश्चन किया और उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया कि जो है ना इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी की जाए। ठीक है, तो ये फिलॉसफी और रिलीजियस के दरमियान जो है ना एक रिलेशनशिप हमने डेवलप करने की कोशिश की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउट इज़ द की पॉइंट ऑफ कार्टेशियन मेथड, इल्यूमिनेट। कार्टेशियन मेथड का जो की पॉइंट है वो डाउट है, वजाहत करें। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका अगर हम देखें तो रेने डिकार्ड, ठीक है, ये वेस्टर्न एक फिलासफर था, इज बेस्ट नोन फॉर इज मेथड ऑफ सिस्टमेटिक डाउट विच फॉर्म्स कॉर्नर स्टोन ऑफ हिज एपिस्टिमोलॉजिकल फ्रेम। ये उसका जो काम है वो बेसिकली जाना जाता है उसके सिस्टमैटिक डाउट के लिए। ठीक है, डिकार्ड्स अप्रोच इज रूटेड इन द बिलीव दैट डाउट इज एसेंशियल फॉर अचीविंग सर्टेनिटी एंड फंडामेंटल नॉलेज। डिकार्ड का जो अप्रोच है ना वो ये है, वो उसका जो सारे का सारा जड़ है, इनकी सारी बेस है, वो यही इसी बात के ऊपर है कि जो है ना डाउट, वो किसी भी तरह के नॉलेज को सर्टेनली हासिल करने के लिए डाउट का होना ज़रूरी है। ठीक है, डाउट होगा तो आप क्वेश्चनिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन होगा। ठीक है, तो यही चीज़ जो है ना ये कार्टेशियन मेथड्स में आती है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्टेशियन मेथड के अंदर जो डाउट है वो उसके बारे में पढ़ते हैं। The Cartesian method and articulated in Descartes' seminal work for meditations and for first philosophy is characterized by the following। ये जो इसका कार्टेशियन मेथड है ना, ये डिकार्ड्स के काम के हवाले से जो रिलेटेड है, उसकी जो की कॉन्सेप्ट्स हैं या की एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। पहला है रेडिकल डाउट। डिकार्ड्स एडवोकेट फॉर अ फॉर्म ऑफ रेडिकल स्केप्टिसिज्म वेयर ही सिस्टमेटिकली डाउट्स ऑल बिलीव्स दैट आर नॉट एब्सोल्युटली सर्टेन। वो ये कहता है कि जो जितने भी इसके इस कॉन्सेप्ट को रेडिकल स्केप्टिसिज्म भी कहते हैं, वो सारे के सारे सिस्टमेटिकल डाउट्स को और या बिलीव्स को जो है ना वो डाउटेबल समझता है। ठीक है, सारे के सारे बिलीव्स को वो डाउटेबल समझता है। ठीक है, वो कहता है कि कोई भी बिलीव जो है ना वो सर्टेन नहीं है, हाँ वो जो है साइंटिफिक हो, हाँ वो नॉन साइंटिफिक हो। ठीक है, ही आर्ग्यूज दैट मैनी ऑफ आवर बिलीव्स आर बेस्ड ऑन अनरियल रिलायबल सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास जो है ना ज़्यादातर हमारे जो बिलीव्स होती हैं वो सेंसरी एक्सपीरियंस, अनरियल सेंसरी एक्सपीरियंस के बेस पे होती हैं। ठीक है, दूसरा उसका है मैथोडिकल डाउट। डिकार्ड्स एम्प्लॉयज मैथोडिकल डाउट एज अ डिसिप्लिन टेक्निक। ठीक है, अब देखा स्केप्टिसिज्म का भी जो कॉन्सेप्ट था वो यही था डाउट का, लेकिन उनकी निस्बत जो डिकार्ड है ये थोड़ा सिस्टमेटिक टेक्निक लेके आता है। ही क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ ऑल नॉलेज, जितने भी नॉलेज हैं इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, साइंस, ये सबको जो है ना इनकी वैलिडिटी को क्वेश्चन करता है, और फिर एज अ रिज़ल्ट जो है ना उसको एक अनडिनाएबल ट्रू मिलता है। ठीक है, इसकी हम की स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ डाउट की अगर हम बात करें तो पहला है स्केप्टिसिज्म अबाउट द सेंसेस। डिकार्ड का जो पहला स्टेप है ना डाउट जब वो किसी भी चीज़ को, किसी भी आइडिया के अंदर डाउट ढूंढता है, तो वो कहता है कि सबसे पहले जो है ना वो आप सेंसेस की जो रिलायबिलिटी है वो ही डाउटेड है। ठीक है, वो कहता है कि दे कैन बी डिसेप्टिव। फॉर एग्जाम्पल स्टिक अपेयरिंग पेंट इन वाटर इलस्ट्रेट दैट सेंसरी परसेप्शन कैन मिसलीड। वो कहता है कि अगर आप पानी को छड़ी में डुबो दें, सॉरी छड़ी को पानी में डुबो दें, तो आप देखेंगे कि वो नज़र आती है कि उसका नीचे वाला हिस्सा कहीं और है। तो कहते हैं जब सेंसरी एक्सपीरियंसेस इस तरह से होते हैं, इस तरह से मिसलीड होते हैं, तो आप कैसे उनको जो है ना कह सकते हैं कि वो डाउट फ्री है। ठीक है, दूसरा है इसका स्टेप ड्रीम आर्गूमेंट। डिकार्ड्स इंट्रोड्यूस द ड्रीम आर्गूमेंट सजेस्टिंग दैट देयर इज़ नो डेफिनेट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉकिंग लाइफ एंड ड्रीम्स। वो कहते हैं वॉकिंग यानी फिजिकल लाइफ और ड्रीम्स जो है इनके दरमियान फ़र्क करने का कोई भी डेफिनेट वे नहीं है। इसलिए जो ड्रीम्स हैं ये रेप्लिकेट विव्ड एक्सपीरियंसेस के तौर पे आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना कुछ परसेप्शन के लिए चैलेंजिंग साबित होती है। नेक्स्ट इसका स्टेप है एविल डेमन हाइपोथेसिस। टू पुश स्केप्टिसिज्म इन इट्स लिमिट, डिकार्ड्स पॉजिट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एविल डेमन हु मैनिपुलेट हिज थॉट्स एंड परसेप्शंस। वो एक एविल डेमन हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट पेश करता है जो इसके थॉट्स और परसेप्शन को, अपने परसेप्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। द रेडिकल सिनेरियो लीड्स टू द क्वेश्चन इवन मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी। इसका ये जो तरीका है रेडिकल डाउट का, इवन के बहुत जो फंडामेंटल हैं हमारे पास क्वेश्चंस, उनमें भी जो है ना डाउट पैदा करता है। नेक्स्ट है फाइंडिंग सर्टेनिटी।
एंड अब ज़ाहिर है वो कहता है अगर डाउट होता है तो वो ये भी फिर बताएगा कि उसको कैसे हम जो है ना इसमें हासिल कर सकते हैं, सर्टेनिटी कैसे हासिल कर सकते हैं। डिकार्ड्स अल्टीमेटली राइज एट द फाउंडेशनल ट्रूथ, वो आखिरकार एक बेसिक ट्रूथ जो उसकी है ना इस हिस्ट्री का, वो ये है आई थिंक देयर फॉर आई एम। वो कहते हैं द एक्ट ऑफ डाउटिंग एंड थिंक इज अनडिनाएबल प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस। वो कहता है कि जो थिंकिंग का प्रोसेस है और डाउटिंग का प्रोसेस है वो एक्चुअली एक प्रूफ है एग्जिस्टेंस का। द इम्पोर्टेंस यानी कि कोई वो ये कहता है कि अगर आप सोचने समझ के लिए सलाहियत रखते हैं तो इसका मतलब है आप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि उसका ये कहना है कि इंसान चीज़ों को समझता है इसीलिए वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इसकी हम इम्प्लीकेशंस की अगर बात करें तो पहला तो इसका फाउंडेशन फॉर नॉलेज है। डाउट जो है वो डिकार्ड्स के नज़दीक हर किस्म के नॉलेज की जो है ना फाउंडेशन है, हर किस्म के नॉलेज की, साथ वो साइंटिफिक हो नॉन साइंटिफिक हो। ठीक है, डुअलिज्म ऑफ माइंड एंड बॉडी, ये जो है ना डुअलिज्म पे यकीन रखते हैं, यानी माइंड और बॉडी दो चीज़ सेपरेट चीज़ें हैं। इन्फ्लुएंस और मॉडर्न फिलोसफी, डिकार्ड्स का जो मेथड है डाउट जो है उसका मेथड ऑफ डाउट जो है उसने सब्सिक्वेंटली फिलोसफिकल थॉट्स को, साइंटिफिक मेथड्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, चेंज किया है। ठीक है, चैलेंज टू रिलीजियस डॉगमा, डिकार्ड्स की जो अप्रोच है ये रिलीजियस डॉक्ट्राइन के लिए एक चैलेंज है। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई भी हर किस्म का नॉलेज उसमें डाउट होता है तो फिर रिलीजियस क्वेश्चन को भी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, रिलीजियस जो है नॉलेज उसको भी क्वेश्चन करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिलीजियस नॉलेज को गलत साबित कर रहा है, बल्कि वो कहता है कि इसमें डाउट का जो आंसर है वो होना चाहिए या आपको ज़्यादा अल्टीमेट नॉलेज की तरफ लेके जाता है। ठीक है, क्रिटिक्स की हम बात करें, इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है, पहला है कि एक्सेसिव स्केप्टिसिज्म है। ठीक है, क्योंकि वो रेडिकल स्केप्टिसिज्म पे यकीन रखता है और वो कहता है कि ये निहिलिज्म की तरफ लेके जाता है। तो ये यहाँ पे ये है कि अंडरमाइनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज, ये कहा जाता है कि ये अंडर एस्टिमेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज को। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन रीजन, सम फिलोसफर्स कंटेंट दैट डिकार्ड्स प्लेसेस टू मच एम्फेसिस ऑन रीजन, उसने जो है ना इमोशंस और उससे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, क्वेश्चंस अबाउट द रियलिटी ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड परसिस्ट, रेजिंग डिबेट्स about whether Descartes successfully reconciled his method of doubt with the existence of any objective reality. ऑब्जेक्टिव रियलिटी के हवाले से अगर हम देखें तो उसकी जो थ्योरी है वो उस हद तक जो है ना वो बयान नहीं कर सकती। सो ये जो है हमारे पास कार्टेशियन मेथड था जिसमें हमने डिकार्ड का जो है ना वो डाउट मेथड ऑफ डाउट पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बर्गसन रिजेक्ट्स एनी काइंड ऑफ थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवोल्यूशन, गिव योर ओन ओपिनियन। हेनरी बर्गसन, ठीक है, अब एक फ्रेंच फिलासफर था, ही वाज बेस्ट नोन फॉर हिज आइडिया ऑफ टाइम, कॉन्शियसनेस, एवोल्यूशन, etc. One of his significant contribution to the philosophy of biology is critique of teleological explanation of evolution. ठीक है, टेलोजिकल इसकी जो एवोल्यूशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसका जो है ना वो है टूल, आप कह लो कि उसकी थेरी। टियोलॉजिकल जो है ना, टियोलॉजी इसका मतलब ग्रीक वर्ड टिलोस से निकला है और इसका मतलब है एंड या पर्पस। ये कहता है कि नेचुरल प्रोसेस आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्पस और एंड आर गोल। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि नेचुरल प्रोसेस ना ये जो है ना एक एंड या गोल की तरफ बढ़ रही है। तो इसके हम देखते हैं बर्गर्स क्रिटिक ऑफ टियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। बर्गर्स प्राइमरी क्रिटिक ऑफ टियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कैन बी अंडरस्टूड थ्रू, वो प्राइमरी हमारे पास जो टियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है उसको कैसे जो है रिजेक्ट करता है, उसके लिए कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, एवोल्यूशन एज क्रिएटिव प्रोसेस। Berger process as evolution not a predetermined process leading to specific ends but rather a creative and unpredictable unfolding of life। वो कहता है कि जैसे टियोलॉजी कहती है कि एवोल्यूशन जो है ना वो एक स्पेसिफिक एंड की जो प्रोसेस है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, वो स्पेसिफिक एंड की तरफ बढ़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। बर्गसन का ख्याल है कि ये अनप्रडिक्टेबल अनफोल्डिंग ऑफ लाइफ है। लाइफ जो अनफोल्ड हो रही है, एक के बाद दूसरा फैक्ट, दूसरे के बाद तीसरा, ये इस तरह से निकलता जा रहा है। ठीक है, दिस वाइटल फोर्स प्रपोज लाइफ टूवर्ड न्यू फॉर्म्स एंड अडाप्टेशन, इसी वजह से इस लाइफ में जो न्यू फॉर्म्स एंड अडाप्टेशन आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसका रिजेक्शन ऑफ फिक्स्ड एंड्स। अकॉर्डिंग टू बर्गसन टियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इम्पोज आर्टिफिशियल एंड्स ऑन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस।
वो कहता है एवोल्यूशनरी प्रोसेस का कोई फिक्स्ड एंड नहीं होता। अगर आप उसको फिक्स एंड की तरफ देखें तो आप इसको ओवर सिंप्लीफाई कर देते हो इसकी एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। इसलिए वो कहता है कि जो है ना लाइफ के अंदर अडाप्टबिलिटी एंड फ्लूडिटी होती है और इसका कोई भी अल्टीमेट एंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका है एम्फेसिस ऑन ड्यूरेशन। बर्गस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट इसने जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था टू हाईलाइट द क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस ऑफ टाइम। वो कहता है एक्सपीरियंस के क्वालिटेटिव मैयर को करने को इसने जो है वो ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। इसने क्वान्टिटेटिव टाइम और क्वालिटेटिव टाइम में भी फ़र्क किया था। ही सेट के क्वान्टिटेटिव टाइम वो है जिसको आप मैयर कर सकते हो और क्वालिटेटिव टाइम वो है जो आपके लिव्ड एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करता है, ठीक है। वो ये कहता है कि जो एवोल्यूशन है ये इसको जो है ना ड्यूरेशन के साथ स्टडी करना चाहिए, ना कि इसको एज अ फैक्टर ऑफ जो है वो क्वांटिटेटिव टाइम देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंट्यूशन और इंटेलेक्ट है। बर्गसन प्लेसेस सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस ऑन इंट्यूशन एज अ मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द होल वर्ल्ड। वो कहता है दुनिया को समझने के लिए जो है ना बर्गसन सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस जो है वो देता है इंट्यूशन को, इंटेलेक्ट को नहीं। वो कहता है इंटेलेक्ट जो है ना ये कम्प्लेक्स फार्मूला है जो सिंपल और लीनियर एक्सप्लेनेशन को जो उस तरह से नहीं बयान कर सकता, इसलिए वो इंट्यूशन को फोकस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इलुस्ट्रेट मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म ऑफ बार्कले। जॉर्ज बार्कले, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो दफ़ा हमने पास पेपर्स में देखा कि हमारे पास रिपीट हुआ है। एंड इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर 13th सेंचुरी के अंदर ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। एक ऐसा फिलोसफिकल सब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो है ना हम कहते हैं कि ऐसा फिलोसफिकल सिस्टम जो कि इस बात पे जोर देता है, इस बात पे यकीन रखता है रियलिटी इज़ फंडामेंटल डिपेंडिंग ऑन द परसीविंग माइंड। वो कहता है रियलिटी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपके माइंड जो है वो परसीविंग है, ठीक है, परसीव कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी सारी जो फिलॉसफी है ना उसको हम एक लाइन में वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। वो है टू बी इज़ टू बी परसीव्ड, ठीक है। इसको हमने वैसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अभी पास पेपर में आया था तो एक दो और पेपर में, तो हम इसको ना सिर्फ ओवरऑल एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। इसके सेंट्रल टेंट जो है इसका उसकी हम बात करें तो वो यही है एस एस्ट परसीपी। ये एस परसीपी जो है ना ये एक फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब है टू बी इज़ टू बी परसीव्ड, ठीक है। ये इसका ना कॉर्नर स्टोन है, ये इसके सबसे आप कह लो कि सेंट्रल आइडिया है। ये इसमें जो दो चीज़ें हैं जिसको हम जिसके साथ हम इस टर्म को डिस्क्राइब कर सकते हैं, पहला है डिपेंडेंस ऑन परसेप्शन। बार्कले आर्ग्यूज दैट द ऑब्जेक्ट्स ओनली एग्जिस्ट व्हेन दे आर परसीव्ड बाय माइंड। वो कहता है कि कोई भी चीज़ अपनी मीनिंगफुल वे में उस वक्त तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक हम उसको परसीव नहीं कर लेते, ठीक है। जब तक हम ज़ाहिर है दुनिया में इतनी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, जब तक हम उसको ऑब्जर्व करके परसीव नहीं कर लेते तब तक वो एग्जिस्ट ही नहीं हमारे लिए करती, ठीक है। नेक्स्ट है चैलेंज टू मटीरियलिज्म। वो कहता है कि बाय saying that as objects do not exist independently of observer। जब वो ये कहता है कि ऑब्जर्वर की परसेप्शन से या ऑब्जर्वर के ज़ाहिर परसेप्शन एक मेंटल प्रोसेसेस है, प्रोसेसेस से जो एग्जिस्टेंस है वो अलहदा नहीं होती, तो इसका मतलब वो मटीरियलिस्टिक व्यूज़ को अपोज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है क्रिटिक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। इसका जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो है ना एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को रिजेक्ट करता है, रिजेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स। वो कहता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। वो कहता है पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के साथ वो एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, ठीक है। फिर ये इमीडिएटी ऑफ एक्सपीरियंसेस है इसका एक कॉन्सेप्ट। बार्कलेज एम्फेसिस ऑन द पर्टिकुलर एंड इमीडिएट एक्सपीरियंसेस रीइंफोर्सेस हिज व्यू दैट नॉलेज ड्राइव्स फ्रॉम परसेप्शन। जब वो पर्टिकुलर और इमीडिएट एक्सपीरियंसेस की बात करता है तो उसकी वो एक एडवोकेसी है इसके इस सेंटेंस के लिए कि सारे का सारा नॉलेज जो है वो परसेप्शन के जरिए हासिल किया जाता है, ठीक है। द रोल ऑफ गॉड इन बार्कलेज आइडियलिज्म। बार्कले का जो आइडियलिज्म है उसमें गॉड का भी कॉन्सेप्ट है, गॉड का रोल है। सबसे पहले डिवाइन परसेप्शन है। बार्कले पोजिट्स दैट वाइल ऑब्जेक्ट्स मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ, जब
वो ये कहता है कि जब हम ये कहते हैं कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ह्यूमन परसेप्शन से अलहदा नहीं है, तो हम ये कहते हैं, इसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन क्या है कि वो गॉड के माइंड में एग्जिस्ट करती हैं। वो ये कहता है कि गॉड अल्टीमेट परसीवर है, ठीक है। वो चीज़ें जो इंसानों की परसेप्शन से भी दूर है उसको वो गॉड परसीव करता है, ठीक है। Unity and order in reality. The role of God in Berkeley's philosophy addresses the potential for inconsistency in subjective idealism. ठीक है। Since God perceives all things, the world maintains unity and वो कहता है कि चूँकि गॉड खुद हर चीज़ को परसीव करता है इसीलिए दुनिया के अंदर ऑर्डर एंड यूनिटी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट उसका है कॉन्सेप्ट इमीडिएसी ऑफ एक्सपीरियंस एंड एम्पिरिकल नॉलेज। बार्कलेस सब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो है वो चंद चीज़ों पे फोकस करता है जिसको हम एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज ये इसके ऊपर बिलीव करता है, जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं। पहला एम्पिरिकल बेसिस ऑफ नॉलेज, ये कहता है कि सारे का सारा नॉलेज जो है ना ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस पे बेस करता है। ये वो इस चीज़ के ऊपर नहीं मानता कि आइडियाज़ जो इनेट होते हैं या वो हम जो है वो इंटरेक्शन ऑफ वर्ड ऑफ से इंटरेक्शन करके उसको हासिल करते हैं, बल्कि वो ये कहता है कि हम एम्पिरिकल नॉलेज हासिल करते हैं। सेंसरी परसेप्शन एज रियलिटी, बार्कली ये कहता है कि आइडियलिज्म जो है ना वो उसका ये सजेस्ट करता है कि जब हम परसीव करते हैं, जो हम परसीव करते हैं ये एक्चुअली हमारी सेंस कंसिस्टेंट रियलिटी की वजह से ही होता है ना। जब फॉर एग्जाम्पल आप कलर को परसीव कर रहे हो तो ये आपका आँख का सेंसरी एक्सपीरियंस ही है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि ये जो है ना आर इंटीग्रल थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स, तो ये किसी भी चीज़ के एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे इंटीग्रल पार्ट है सेंसरी एक्सपीरियंस, ठीक है। इम्प्लीकेशन फॉर एथिक्स एंड मोरालिटी, इसकी थ्योरी की हम इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये सब्जेक्टिविटी ऑफ वैल्यूज़ है बाय ग्राउंडिंग रियलिटी इन परसेप्शन। बार्कले सजेस्ट द मॉरल वैल्यूज़ में आल्सो बी सब्जेक्टिव, वो कहता है मॉरल वैल्यूज़ रिलीजियस वैल्यूज़ भी सब्जेक्टिव हो सकती हैं, ठीक है। A community of perception, despite the subjectivity of individual experience, Berkeley's philosophy allows for communal understanding of moral views. They shared perception among individuals can lead to the common sense of ethical standards. वो कहते हैं जब सोसाइटी के अंदर ज़्यादा इंडिविजुअल्स के दरमियान एक परसेप्शन शेयर होती है तो इट्स मीन के वो एक एथिकल स्टैंडर्ड्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बार्कलेस की थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन आइडिया ऑफ कैंट्स एथिक्स इज ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, इज इट जस्टिफाइड, गिव योर ओन स्टेटमेंट। एमैनुअल कैंट जो है इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन पहले इसी थ्योरी के ऊपर भी हमारे पास पहले आया था, ये भी रिपीटेड है, इसको भी हम सिर्फ ओवरऑल देखेंगे। एंड एटीन सेंचुरी का एक जर्मन फिलासफर था। इसका जो सेंट्रल कॉन्फिगर है ना ये मॉडर्न फिलासफी के अंदर ये इसको न जाना जाता है रियल ऑफ एथिक्स के हवाले से, ठीक है। ही डेनोटोलॉजिकली एथिक्स सेंटर्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी, विच द मॉरल एक्शंस आर ग्राउंडेड इन द रैशनैलिटी एंड द इंट्रूसिव वैल्यू ऑफ द मॉरल लॉ। वो कहता है कि उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी। वो कहते हैं कि सारे के सारे मॉरल एक्शंस जो है ना वो रैशनैलिटी ऑफ मॉरल लॉ के ऊपर ही बेस करते हैं, ठीक है। तो उसकी ना इसकी जो डेंटोलॉजिकल एथिक्स है, डेंटोलॉजिकल एथिक ना इसकी थ्योरी को कहते हैं। उसको स्टडी करने अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है ना इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग द कैंट्स डेंटोलॉजिकल एथिक्स। इसको समझने के लिए हम क्या है हम इसके ना दो कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पहले को देखते हैं कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को। ये कैंट की जो है ना एथिकल फिलॉसफी वो इसका सेंट्रल आइडिया है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, ठीक है। ये सर्व एज द यूनिवर्सल मॉरल लॉ गाइडिंग मॉरल एक्शंस। ये ऐसे लॉज मॉरल लॉज को कहते हैं जो यूनिवर्सल वो कहते हैं कि मॉरल लॉज जो है वो यूनिवर्सल लॉज हैं, ठीक है। एंड ओनली अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम वेयर बाय यू कैन। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूटी एंड गुड विल। कैंट पोजिट दैट द ओनली थिंग इज दैट इज इंट्रिंसिकली गुड इज गुड विल। वो कहते हैं सबसे चीज़ अच्छी जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी ख्वाहिश है, ठीक है। एन एक्शन इज मॉरली वर्थ इफ इट इज़ परफॉर्म्ड आउट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी। वो कहता है कि जो मॉरल है ना मॉरली कोई भी आप एक्शन करते हो तो मॉरली वर्थ ही होता है जब उसको ड्यूटी के हवाले से अंजाम देते हो, ठीक है। मोटिवेटेड बाय इनहेरेंस मॉरल लॉ की वजह से, ठीक है। अब हम देखें इसका जो है ना वो एक जस्टिफिकेशन ऑफ ड्यूटी ऑफ फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी।
Kant's assertion that one should act of the duty for his own sake can be justified on several grounds। वो कहते हैं कि जब कोई भी शख्स अपनी आउट ऑफ ड्यूटी क्यों उसको एक्ट करना चाहिए, उसकी हम कुछ जो है ना वो जैसा कि हमने देखा था ना कि वो कहता था कि यही एक्चुअली मॉरल लॉ है। तो इस जब आप आउट ऑफ ड्यूटी जो है ना वो एक्ट करते हो तो इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। पहले है मॉरल ऑब्जेक्टिविटी बाय प्रायोरिटाइजिंग ड्यूटी ओवर कॉन्सिक्वेंसेस। जब आप ड्यूटी को कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर फोकस देते हो। कैंट्स एथिक्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर मॉरल डिसीजन मेकिंग। तो कैंट का एथिक जो है ये कॉन्सिक्वेंसेस के बजाय ड्यूटी को एम्फिसाइज करता है। तो इससे क्या होता है कि मॉरल डिसीजन मेकिंग ज़्यादा बेहतर होती है, ऑब्जेक्टिव हो जाती है, यूनिवर्सल हो जाती है। ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर पर्सनस कंटेनियन एथिक्स एम्फिसाइज द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर ये फोकस करता है। ठीक है। वो यही नहीं आता कि मॉरल प्रिंसिपल जो है ना वो लॉज की कॉन्सिक्वेंसेस की बेस पे जो है ना वो बनाए जाते हैं, बल्कि वो एम्फिसाइज करता है इंडिविजुअल्स को। ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर्स को। कंसिस्टेंसी एंड रैशनैलिटी द नोशन ऑफ ड्यूटी फॉर इट्स ओन सेक अलाइंस विद द कैंट्स बिलीव इन रैशनैलिटी एज अ कोर स्टोन ऑफ मॉरल एजेंसी। जब वो ये कहते हैं ना कि रैशनैलिटी और कंसिस्टेंसी जो है मॉरल एजेंसी की मॉरल लॉज के कोर प्रिंसिपल्स हैं, तो इसको जो है ना वो साबित करने के लिए वो नोशन ऑफ ड्यूटी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। चैलेंजेस टू कैट्स एथिक्स डिस्पाइट स्ट्रेंथ्स चैलेंज कैट्स को ना मतलब हमने अभी उनके स्ट्रेंथ देखे, इसको कुछ चैलेंजेस का भी सामना है। फॉर एग्जांपल नेग्लेक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म है, किसने ओवर जो है ना निगलेक्ट कर दिया है कॉन्सिक्वेंसेस को। हालांकि जब आप मॉरल डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आप इसमें कॉन्सिक्वेंसेस को कभी भी इतना ज़्यादा रिजेक्ट नहीं कर सकते जिस हद तक कैंट रिजेक्ट करता है। ठीक है। रिजिडिटी ऑफ मॉरल ड्यूटीज़ कैंट्स स्ट्रिक्ट एडेंस टू ड्यूटी कैन अपीयर रिजिड। वो कहते हैं कि जब आप कैंट के मुताबिक बहुत ज़्यादा फोकस ड्यूटी पे करते हो तो ये एक रिजिड कॉन्सेप्ट बन सकता है। ठीक है। ये रियल लाइफ के लिए एक नॉनसेंस कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है। इमोशनल डिस्काउंट क्रिटिक्स आल्सो हाईलाइट्स दैट एक्टिंग आउट ऑफ ड्यूटी अलोन कैन क्रिएट एन इमोशनल डिस्कनेक्ट फ्रॉम द मॉरल एक्ट। वो कहते हैं कि आउट ऑफ ड्यूटी जो है ना वो इमोशनल डिस्काउंट मॉरल एक्ट के अंदर से इमोशनल डिस्काउंट को ख़त्म कर देता है। ठीक है। तो ये हमारे पास कैंट की जो है ना वो थ्योरी थी जो हमें पेपर में पूछी गई थी और हमने इसको पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्ने सीना's थ्योरी ऑफ नॉलेज। इब्ने सीना जो है इनको एविसीना भी कहा जाता है। ही वॉज अ पर्शियन पोलीमेथ। ठीक है। पर्शियन फिलासफर थे। बहुत सी फील्ड्स में इन्होंने लिखा है, इंक्लूडिंग फिलासफी, मेडिसन, साइंस। कोई भी साइंस की आगे से आप ब्रांच उठा के लिख दें, फिलासफी की कोई भी ब्रांच उठा के लिख लें, इब्ने सीना का काम हर जगह पे मौजूद है। ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। और ये जो है ना इनके ये भी है कि इनकी जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है ना, ये इनकी जो थ्योरीज है, इनकी जो फिलॉसफी है वो वेस्टर्न और इस्लामिक थॉट्स दोनों को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है। दोनों की जो अंदर जो है ना इनकी कंट्रीब्यूशन मौजूद है। इनकी जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है उसको हम एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं कि ये नेचर ऑफ नॉलेज को, सोर्स ऑफ नॉलेज, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर एंड नाउन, उसको जो है ना वो एक्सप्लेन करती है। इनकी थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले तो हम इनका देखते हैं कि दे नेचर ऑफ नॉलेज इनके हवाले से क्या है। ही डिफाइंड नॉलेज एज अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। वो कहते हैं नॉलेज असल में जो है ना एक जो रियलिटी में चीज़ें पाई जाती हैं उसकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन को हम नॉलेज कहते हैं। ठीक है। ही बिलीव दैट द नॉलेज इज एन एक्ट ऑफ द इंटेलेक्ट दैट ग्रैब्स सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसकी जो है ना अपने से ना के मुताबिक नॉलेज में दो चीज़ें होती हैं। इट इंटेलेक्चुअल एक्ट होता है, इट इज़ द अकोमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन वो ये कहता है कि नॉलेज जो है ना मेयरली अकोमुलेशन इंफॉर्मेशन होती है, बट इंटेलेक्चुअल एक्ट जो जब इसमें आप इंटेलेक्चुअल एक्ट इस्तेमाल कर देते हो तो ये एक कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इब्ने सीना पोजिट्स दैट नॉलेज सर्व्स एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। वो कहता है कि नॉलेज का मतलब ये है कि आपकी मेंटल जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर रियलिटी की क्या रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। फिर वो जो है वो टाइप्स ऑफ नॉलेज भी बयान करते हैं। पहले इनकी टाइप ऑफ नॉलेज जो है वो है प्रायोरी नॉलेज। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंसरी एक्सपीरियंस एज डिराइव फ्रॉम द रीजन अलोन। वो कहते हैं ये एक ऐसा नॉलेज है जो सेंसरी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस नहीं करता बल्कि सिर्फ रीजनिंग के जरिए हासिल किया जाता है। ठीक है। सच वो कहते हैं कि ये सर्टेन ट्रूथ जस्ट लाइक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, लॉजिकल प्रिंसिपल, वो इसी नॉलेज में आते हैं। ठीक है। फिर आता है पोस्टीरियोरी नॉलेज। ये जो है पोस्टीरियर नॉलेज जो है ये सेंसरी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हासिल किया जाता है और ये जो है ना ये एम्पिरिकल ट्रूथ्स को डिफाइन करता है।
सच एज साइंसिस। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका दो रोल ऑफ इंटेलेक्ट के हवाले से। जो इनका है ना सेंट्रल एस्पेक्ट इनकी थ्योरी का, वो रोल ऑफ इंटेलेक्ट ही है। इसके लिए समझने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट्स इनके देखते हैं कि एक्टिव इंटेलेक्ट है। इब्न सीना इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव इंटेलेक्ट ही विच सर्व एज द ब्रिज बिटवीन द इंटेलिजिबल एंड द इंटेलिजेंसर, यानी कि इंटेलिजिबल वो मटीरियल जो इंटेलिजिबल है, जो समझने के काबिल है, और वो बंदा इंटेलिजेंस जिसको समझ रहा है, उसके दरमियान जो है एक ब्रिज कायम करते हैं जिसको एक्टिव इंटेलेक्ट कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एक्विजिशन इन्वॉल्व्स एब्स्ट्रैक्शंस वेयर द इंटेलेक्ट एक्सर्ट्स यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस। इब्न सीना का कहना है कि जो नॉलेज को एक्वायर करने का प्रोसेस है ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे आप जो है ना वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस से इंटेलेक्चुअल यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स को ड्राइव करती हो। ठीक है, डिस्टिंक्श बिटवीन एसेंस एंड एग्जिस्टेंस, इन्होंने जो है ना एसेंस एंड एग्जिस्टेंस में भी फ़र्क किया है। ही सेट्स के एसेंस रेफर्स टू द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसका एसेंस है, और वो कहते हैं कि एग्जिस्टेंस जो है ये एक्चुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एंटिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर उस ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन है वो एग्जिस्टेंस है। ठीक है, इनकी थ्योरी की हम इम्प्लीकेशंस की बात करें तो ये एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क अपने से बाद आने वाले फिलोसफिकल थॉट्स को इन्होंने प्रोवाइड किया है। जितनी भी इसके बाद हमारे पास इब्न सीना के बाद एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच आई है उसमें इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रीज़न एंड फेथ, उन्होंने जो है ना फेथ और जो रीज़न है इंटेलेक्चुअल रीजनिंग है उसके दरमियान एक ब्रिज बनाने की कोशिश की है। ठीक है, और लेटर जो थिंकर्स हैं स्पेशली अल गज़ाली, थॉमस एक्विस और कुछ और भी वेस्टर्न फिलोसफर के ऊपर उनका अगर हम काम देखें तो इब्न सीना के काम से बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन सिलेक्टेड टॉपिक्स। साइकोलॉजिकल एंड एथिकल इगोइज्म है। साइकोलॉजिकल इगोइज्म जो है ये डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है दैट पोजिस्ट ऑल ह्यूमन एक्शंस आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। वो ये कहते हैं कि सारे के सारे जो ह्यूमन एक्शंस हैं इंक्लूडिंग मॉरल एक्शंस वो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर बेस करते हैं। इस वे के मुताबिक इंडिविजुअल जो है वो अपनी कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट देयर परसीव ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट के खिलाफ अपनी परसेप्शन के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमारे पास एथिकल इगोइज्म है। एथिकल इगोइज्म जो है ये एक नॉर्मेटिव थ्योरी है दैट एडवोकेट्स फॉर सेल्फ इंटरेस्ट एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ मॉरल कंडक्ट। वो ये भी यही कहते हैं कि मॉरल कंडक्ट जो है उसके बाद जब हम साइकोलॉजिकल इगोइज्म की बात करते थे ना उसमें सारे बिहेवियर्स की बात करते थे, एथिकल इगोइज्म से हम मॉरल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है ना सेल्फ वो उसमें हमने क्या देखा था कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो बेसिक सारे एक्शंस का बेस, ये यहाँ पे ये कहते हैं कि ये मॉरल कंडक्ट का बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, इंडिविजुअल और टू एक्ट इन द वे प्रमोट देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट को साबित करने के लिए जो है ना वो ह्यूमन बिहेवियर को एथिक्स में एथिकल परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, बी जो पार्ट है उसमें हमारे पास है ट्रांसेंडेंटलिज्म। ये एक फिलोसफिकल लिटरेरी मूवमेंट है दैट इमर्ज इन 19th सेंचुरी में। यूनाइटेड नेशंस में ये सामने आई थी मूवमेंट, और इसके जो बिगेस्ट थेरिस्ट थे वो इमर्सन था, हेनरी डेविड थेरो, मार्गरेट फुलर ईटीसी। ठीक है, इसके की कंटेंट्स की बात करें तो ये इंडिविजुअलिज्म पे जो है ना वो यकीन रखता है। वो ये कहता है कि जो इंडिविजुअल हैं वो और जो इनहेरेंट गुडनेस है वो इंडिविजुअल्स के अंदर है, यानी सोसाइटी को एज अ होल ये स्टडी नहीं करते बल्कि ये इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो भी अच्छाई बुराई है वो इंडिविजुअल होती है, सेल्फ रिलायंस के ऊपर ये यकीन रखती है। ठीक है, नेचर को ये जो है ये देखते हैं एज अ डिफाइंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, वो ये कहते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड जो है ये इसका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ना वो बहुत गहरा रिश्ता है। फिर इंट्यूशन ओवर रीज़न, ये रीजनिंग के ऊपर इंट्यूशन को फोकस करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि जो है ना रैशनैलिटी और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन उन सब से ऊपर जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है वो इंट्यूशन है। ठीक है, ये सोशल रिफॉर्म के ऊपर यकीन रखते हैं। द मूवमेंट आल्सो मार्क द बाय अ कमिटमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। ये जिस तरह के इश्यूज़ हैं ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन, वो ये कहते हैं कि ये जो थ्योरी है उसका बेसिक एम है सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट करना। ठीक है, लास्ट वन हमारे पास है डेरिडा, जैकस डेरिडा। ये एक फ्रेंच फिलोसफर थे, इनको जाना जाता है द कॉन्सेप्ट डिस्ट्रक्शन के हवाले से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट डिस्ट्रक्शन जो है
इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्रिटिकल अप्रोच दैट सीक्स टू रिवील द असम्पशंस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस अंडरलाइन टेक्स्ट एंड आइडियाज़। वो आइडियाज़ और टेक्स्ट के ज़रिए जो है ना कुछ असम्पशंस को जब रिवील करते हैं तो ये डिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, डेरिडा के जो फिलॉसफी है उसके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। डिकंस्ट्रक्शन है, ये इसका प्राइमरी मेथड्स है, ये यूज़ करती है कुछ एनालाइजिंग टेक्स्ट को अनकवर द इनहेरेंट एम्बिगुअस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस एंड बाइनरीज दैट शेप मीनिंग्स। वो कहते हैं टेक्स्ट को जो है ना उनकी बाइनरी मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको जो है अनकवर करना ज़रूरी है। ठीक है, ये आर्ग्यूड मीनिंग इज़ नॉट फिक्स्ड। वो कहते हैं किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग फिक्स्ड नहीं होता बल्कि फ्लूइड होता है, कॉन्टिजेंटल होता है और कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिफाइन जो है ना वो बेस करता है। फिर इसका कॉन्सेप्ट है बाइनरी अपोजिशन का। हाईलाइटेड द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न थॉट रिलाई ऑन बाइनरी अपोजिशन। वो कहते हैं कि बाइनरी अपोजिशन हमेशा पाई जाती है। एक चीज़ प्रेजेंस है उसकी एब्सेंस है, स्पीच है राइटिंग है, गुड है एवरेज, यानी हर चीज़ का एक अपोजिट पाया जाता है। ठीक है, फिर इसकी एक टर्म है डिफरेंस। आई पोस्टेड द दैट मीनिंग इज़ ऑलवेज डिफर्ड। सारे के सारे जो मीनिंग नेवर फुली प्रेजेंट। वो कहते हैं कि सारे के सारे मीनिंग जो टेक्स्ट के हैं, ये एक्चुअली नॉलेज से रिलेटेड इसकी थ्योरी है ना, वो हमेशा जो है ना वो डिफर्ड होती हैं, वो फुली प्रेजेंट नहीं किए जाते। ठीक है, इसकी हम इम्पोर्टेंस की या इम्पैक्ट की बात करें तो डेरिडा के जो है इन्फ्लुएंस वो हमें स्पेसिफिकली लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर, लिटरेचर के अंदर नज़र आता है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल 2020 पेपर।